जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल एससी पेट की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराए जाएंगे। इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस आप लोगों को दी जाएं आप लोगों तक पहुंचती रहें। बहुत अच्छी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी, बिल्कुल निःशुल्क होंगी। तो आप लोग सहयोग करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? जो न्यायपालिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है साधारण कानून, दूसरा ऑप्शन है निर्णय विधि, तीसरा ऑप्शन है विधि का नियम, चौथा ऑप्शन है प्रशासनिक कानून। तो जो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो न्यायपालिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको निर्णय विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, निर्णय विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार जो हैं इनकी रक्षा कौन करता है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? पहला ऑप्शन है विधायिका, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल और चौथा ऑप्शन है न्यायपालिका। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 न्यायपालिका। न्यायपालिका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को निर्णय विधि कहते हैं और मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है? जो जिला न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जज जो नियुक्त किए जाते हैं वो कौन नियुक्त करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है विधि मंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा? देखिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, राज्यपाल। जो जिला न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बता दिए। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कितने स्तरों पर अदालतें होती हैं? हाँ, भारत में कितने स्तरों पर अदालतें होती हैं ये क्वेश्चन देखेंगे। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 3। चौथा ऑप्शन है 3। तो भारत में कितने स्तरों पर अदालतें होती हैं बताइएगा सही जवाब क्या होगा? देखिए, एक होती है उच्चतम न्यायालय, एक होती है उच्चतम न्यायालय,
दूसरा होता है उच्च न्यायालय, दूसरा उच्च न्यायालय, और तीसरा होता है जिला न्यायालय, तीसरा होता है जिला न्यायालय। ये 3 स्तरों पर भारत में अदालतें होती हैं। उच्चतम न्यायालय जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ये इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होती हैं प्रत्येक राज्य में, और जो जिला न्यायालय होती हैं वो जिलों के लिए होती हैं, जिला स्तर पर होती हैं। तो सही जवाब आप हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भारत में 3 स्तरों पर अदालतें होती हैं, उच्चतम न्यायालय होता है, फिर उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय, 3 स्तर पर अदालत होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री और चौथा ऑप्शन है लोकसभा। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। 6 वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल जिनको बोलते हैं, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है विधि मंत्री, ये गलत टाइपिंग हो गई है, विधि मंत्री, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो देखेंगे राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा। भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिएगा आप, दोनों इंपॉर्टेंट हैं प्रश्न, इनको जरूर याद रखिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की थी? यानी योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखेंगे किस वर्ष योजना आयोग की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952, चौथा ऑप्शन है 1953। तो राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इस प्रश्न का। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। इम्पॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? जो चुनाव आयोग है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? देखेंगे ऑप्शन, अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 320। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जो चुनाव आयोग है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। सही जवाब तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 324
इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। योजना आयोग 324 अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा जरूर कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 5 साल या 60 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक। दूसरा ऑप्शन है 6 साल, चौथा ऑप्शन है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 साल या 65 साल की उम्र तक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अगर 6 वर्षों का हो गया है तो वो पद से हटा दिया जाएगा, या फिर यदि उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है तो फिर भी उसको मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटा दिया जाएगा। फिर 6 सालों का इंतजार नहीं किया जाएगा कि कार्यकाल 6 साल तक पूरा ही हो जाए। यदि उसकी 65 साल उम्र हो गई तो उसको अपने पद से हटना होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और आपका कितना स्कोर इनमें रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लो, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी जिससे आपकी तैयारी में और बढ़ोतरी होगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।